टेंथ क्लास के आज हम एक नया फिजिक्स पर एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चे आप लोग 8 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम है। पंखे से लेकर टेलीविजन तक सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हैं। चलिए अब बहुत ज्यादा आगे इस बात को न बढ़ाते हुए हम लोग एकदम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो पहले हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इसको जो हम आपको इतना लिख कर देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि आप इसको देख कर लिख लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स आपके पास हो जाए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन के हॉल में जाए तो उस केवल नोट्स को पढ़कर चले जाए तो आपका काम चल जाए। हम ऐसा नहीं, हम क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवाएंगे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं, जैसा कि आप पहले से भी देख रहे हैं। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से मैंने शुरू किया। अब जरा देखिए पहला डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है। इट इज ए फिजिकल फेनोमेना। फिजिकल फेनोमेना किसको कहते हैं? जिसको नापा जा सके, जिसको नापा जा सके। एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके साथ एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। अब सोचिए, अगर तार के अंदर से अगर कुछ चार्ज फ्लो करे ही नहीं तो आपका बॉल जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? कुछ चार्जेस फ्लो करते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो करता है? चार्जेस। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप सुनते हैं कि किसी को करंट लग गया। अब करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को तार के ऊपर से तो हम लोग देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन बहते हुए पानी को आपने देखा होगा। कोई पानी धीरे धीरे बहता है, कोई बहुत तेजी से बहता है। तो उसी तरह ये जो चार्ज का फ्लो है, कभी धीरे धीरे होते हैं, कभी तेजी से होते हैं, और इसको एम्पियर से नापते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ते घटते हैं आप कभी देखे होंगे? अगर जब आपके घर में वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो पंखा तेज हो जाता है। एकदम प्रैक्टिकली बात को समझिए। और जब वोल्टेज कम होते हैं तो पंखा थोड़ा स्लो चलता है, या बल्ब की रोशनी बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ने पर बल्ब फ्यूज भी कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा करंट जो है वो आपरूपी बढ़ जाता है। और वोल्टेज और करंट में यही जो है एक प्रोपोर्शनेट का ये रिलेशनशिप है। तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेंगे और वोल्टेज घटने से करंट घटेंगे। तो करंट बढ़ने से एम्पियर बढ़ गया। जितने भी दुनिया के इक्विपमेंट्स हैं सबका एक फिक्स्ड एम्पियर है, उससे ज्यादा एम्पियर वो नहीं ले सकता। अब जरा देखिए कि आप अपने घरों में एम्पियर मीटर देखे होंगे। तो एम्पियर मीटर क्या है? उसे लगाया जाता है ये नापने के लिए कितना एम्पियर करंट आपका कोई भी इक्विपमेंट ले रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो वही हमारा होता है करंट। तीसरी बात क्या है? पोटेंशियल, जिसको वोल्ट मीटर से नापते हैं। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। अब ये है क्या? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमको यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, तो एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन। एक पॉजिटिव चार्ज को, मान लीजिए ये इंफिनिटी का पॉइंट है, चांद सूरज ये सब इंफिनिटी के पॉइंट माने जाते हैं, वहां से एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहां का पोटेंशियल नापते हैं तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो उस वर्क डन, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने में अगर 220 जूल काम करना पड़े, इस पॉइंट पर अगर हम एक कूलम चार्ज को लाते हैं इंफिनिटी से और मुझे 220 जूल काम करना पड़ता है, तो वहां का पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा। और इसका जो पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये हमारा वोल्ट है। क्या है? वोल्ट से इसको
नापते हैं। इसको पैरेलल में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाए जाते हैं किसी भी इक्विपमेंट के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस, अब एक बात और जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पानी को बहते हुए आप लोगों ने देखा हो, अगर एक सतह ऊंचा और एक सतह नीचा नहीं हुआ तो पानी फ्लो करे? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ना हो, अगर आप एक बॉल ले लें और दूसरे दोनों में ही उसके जो दो टर्मिनल होते हैं उसके दोनों में अगर आप एक ही वोल्टेज का वायर डाल दें, बॉल जलेगा? कोई भी इक्विपमेंट काम करेगा? नहीं। एक न्यूट्रल होता है और एक लाइव वायर होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, तब जाकर काम करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? उसको वोल्ट नहीं नापते। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज defined as an amount of work done in bringing 1 unit of positive charge, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज, from one point to another. Its unit is volt. अब ये एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट। अब यहां से एक कूलम चार्ज को हम यहां कैरी कर कर ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, मैंने फिर आपको याद दिला देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज को, और तो मुझे 100 जूल वर्क डन करना पड़ता। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का होगा। अब एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में, वो है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ पर काफी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को बनाने हैं। ओम्स ने क्या नियम था, वो वोल्टेज और एम्पियर करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर इन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके साथ ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट होना है। टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस इट, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और मैथमेटिकली I इज इक्वल टू V बाई R। यही जो है मैथमेटिकल है, I इज इक्वल टू V बाई, I का मतलब हुआ एम्पियर, V का मतलब हुआ वोल्टेज, R का मतलब हुआ रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज a property of a conductor by the virtue of which it opposes the flow of electricity through it। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से चलता है तो उस समय होता क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल जो है रोकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। 1 ओम कितने रेजिस्टेंस को कहते हैं, सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied its end, a current of 1 ampere flow through it। जब हम लोग 1 वोल्ट मान लीजिए इसके दोनों एंड पर अप्लाई किए और इसके अंदर से
1 एम्पियर का करंट बहने लगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। रेसिस्टिविटी, the resistivity of a substance is measured by mho, numerically equal to the resistance of a rod. That substance is 1 meter length and 1 square meter in cross section. तो 1 मीटर लंबा एक रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 क्रॉस स्क्वायर मीटर है। तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसी इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका क्या मानेंगे? उस मेटल का क्या मानेंगे? वो उसका रेजिस्टिविटी होगा, जिसको मुंह से इंडिकेट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो ये एक्सरसाइज है या लेसन है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर ही आता है। इसका हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर बहुत सारे हिसाब आता है, आगे सारे हिसाबों को हम लोग बनाएंगे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज में कर रहे हैं या पैरेलल में कर रहे हैं? अगर सीरीज में कर रहे हैं, if the resistance are combined in a series, their equivalent resistance is equal to the sum of the resistance. तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तो सब का न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ देंगे, 5 + 5 + 5 15 ओम। तो ये है R = R1 + R2 + R3। ये होता है सीरीज का। अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन किए तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों का एक पॉइंट एक तरफ जोड़ दिए और तीनों का दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ जोड़ दिए, R1 R2 R3। तो उस समय क्या होगा? ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा रेसिप्रोकल में होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब ये दोनों डेरिवेशन कहाँ से आया, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन, तो हम आपको यहाँ बतला देना चाहते हैं कि जब सीरीज में किसी चीज को जोड़ते हैं तो सभी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इक्वल करंट का होता है, और पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो इक्वल वोल्टेज का होता है। और इसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिएगा आगे कि R = R1 + R2 + R3 कैसे आता है, और उसी के आधार पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज के जो ये टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2, देखिए बड़ा चैप्टर है, और आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहें, और तब धीरे धीरे सीखेंगे। मुझे जैसा लगता है अपने इस अनुभव का, एजुकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, एजुकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए आप देखेंगे कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता हूँ, फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, उस पर भी किए थे, केमिस्ट्री में भी किए थे, तो सब में मेरा 3 4 5 वीडियो ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का एक भी वीडियो में होता है, लेकिन क्या करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे इस बात पर विश्वास है, और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड लेवल से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हर पॉइंट पर सोचते हुए बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ये टॉपिक अच्छा लगा, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन से हम 6 to 10 का, साइंस का और मैथ का सारे पर वीडियो धीरे धीरे लाते हैं और लाते रहेंगे भी। तो इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो।
वो बेल की घंटी को बजा दें, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो बने और आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन हो, आपको भी फायदा होगा। आपके छोटे भाई बहन आप 10th में हैं तो उनको भी फायदा होगा। शेयर करें, आप अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएं। और अगर हमारी मेहनत की सफलता इसी में है कि अगर हमारा ये वीडियो को देखने से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज में इजाफा होता है तो एक लाइक का हकदार मैं होता हूँ कि नहीं। तो एक लाइक करें, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मंत्र लगा कर पढ़ें, प्रगति करें। थैंक यू।